नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस समय एक बहुत ही अहम खबर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ जो स्क्रीन पर आपको ये तीन किरदार दिख रहे हैं, ये इस खबर के तमाम पहलुओं को सामने रखेंगे। ये खबर है यूपी का जो टेक्निकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, जिसके मंत्री हैं आशीष पटेल, अपना दल के नेता हैं और अपना दल के कोटे से योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वहां पर उस मंत्रालय में ये जो प्राविधिक शिक्षा का टेक्निकल एजुकेशन का मंत्रालय है यूपी का, वहां पर उसके तहत एक निर्णय हुआ है और उस निर्णय ने सबको हैरान कर दिया है। निर्णय ये हुआ है कि जो लेक्चरर होते हैं, हम बात कर रहे हैं जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं यूपी के, उनको सीधे लेक्चरर से एचओडी बना दिया गया है। सीधे, यानी कि 5400 की पे ग्रेड से उठा करके सीधे 9000 की पे ग्रेड दे दी गई है। और ये जो मेरे पास कागज आप तमाम देख रहे हैं, इसमें इस बात का ब्यौरा है कि ये पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। ये कागज बयां करते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता है। ना केंद्र सरकार, ना शिक्षा मंत्रालय, ना जो टेक्निकल एजुकेशन की ऑल इंडिया बॉडी है, ना ही यूपी सरकार कहीं से भी, या फिर जो भारत सरकार का जो गजट है, कहीं से भी ये हो नहीं सकता है जो हो गया है। तो ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये समझने के लिए हमारे साथ में तीन महत्वपूर्ण किरदार है। मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ में आपको हेमंत दिख रहे हैं। हेमंत राष्ट्रीय जन सरदार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत समय तक साथ में रहे हैं आशीष पटेल के, और अपना दल की जो यूथ विंग है उसके अध्यक्ष रहे हैं 5 सालों तक। हमारे साथ में गजेंद्र सिंह लोधी हैं, वो यूपी प्राविधिक शिक्षा अप्लाइड साइंस एवं ह्यूमैनिटीज सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। और आरबी सिंह, राज बहादुर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खुद ओएसडी रहे हैं, मंत्री आशीष पटेल के ओएसडी रह चुके हैं। इसके पहले एपीएस रह चुके हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के। सबसे पहले हेमंत भाई, मेरा सवाल आपसे है कि आप जरा ये बताइए मुझे कि ये जो हुआ है ये कैसे हुआ है आखिरकार। पॉलिटेक्निक संस्थाओं में यूपी की जो लेक्चरर हैं, उनको सीधे एचओडी कैसे बना दिया गया? ये तो आज तक इतिहास में कभी हुआ नहीं था, ये कैसे हो गया? हेमंत भाई, आपसे सवाल है। शेख जी, मुझे लग रहा है कि प्राविधिक शिक्षा में या शिक्षा जगत में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार पहली बार हुआ है। और सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हुआ है। कैसे हुआ है, मैं उसको ब्रीफ करना चाहूंगा। अभी 5 दिन पहले 9 दिसंबर 2024 को 177 लोगों को, जो लेक्चरर थे जिनका पे ग्रेड 5400 था, उनको सीधे उठा करके 9000 पे ग्रेड पे, मतलब एचओडी उस विभाग का, पॉलिटेक्निक विभाग का विभागाध्यक्ष बना दिया जाता है। नियमों को पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। नियम क्या कहता है उसमें हम लोग आते हैं। थोड़ा सा मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जी। पुरानी नियमावली जो 1990 में बनी थी, उसमें नियम यह था कि किसी भी एचओडी के लिए बीटेक प्लस 5 साल का अनुभव चाहिए होता था। लोग कोर्ट में गए कि साहब ये पुरानी बात हो गई, नई नियमावली आनी चाहिए। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 2001 में उस 1990 का जो नियम था उसको निरस्त करते हुए आदेश दिया कि एआईसीटी के माध्यम से, जो एआईसीटी की नियमावली कहती है, और नियमावली क्या कहती है कि इसको, एचओडी के पद को लोक सेवा आयोग से सीधे भर्ती किया जाए, मतलब किसी आयोग से परीक्षा करा करके उसकी भर्ती कराई जाए। उसको जो है 2001 में सिंगल बेंच ने निरस्त किया पुराने आदेश को कि नहीं भैया, ये एआईसीटी के नियमानुसार ही होना चाहिए। सरकार क्या की कि डबल बेंच में चली गई। अब डबल बेंच 2011 में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फिर सिंगल बेंच को, जो आदेश था उसको यथावत रखा। कहा नहीं, आप जो है एआईसीटी के नियमानुसार ही भर्तियां कर सकते हैं एचओडी के पद पर। सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 दिया कि जो हाईकोर्ट का आदेश था वो यथावत रहेगा। आप जो भी भर्ती करनी है एचओडी के, उस पे आप सीधे एआईसीटी के नियमानुसार ही करिए। 2018 में, अभिषेक जी, बड़े मजे की बात है कि 2018 में सरकार ने कैबिनेट बैठक की और उस बैठक में एआईसीटी के अनुसार ही भर्तियां करने का आदेश पारित किया जाता है। और 2021 में यही सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार, नियमावली लाती है बाकायदा, और वो कहती है
कि एआईसीटी के नियमानुसार ही हम सारी भर्तियां करेंगे। हम्म, उसमें सीधे लिखा हुआ है, आप जो नियमावली निकली है तीसरे पेज पे जाएंगे, पैरा 3 पे जो है, उसमें हम्म। सीधे लिखा हुआ है कि 100% एचओडी के सभी पदों पर 100% भर्तियां आयोग के माध्यम से किया जाएगा। अब 9 दिसंबर 2024 को लिफ्ट आती है, जिसमें 177 लोगों को उठा करके सीधे 5400 पे ग्रेड से उठा करके 9000 पे, मतलब एचओडी के पद पे भर्ती कर दी जाती है। मतलब यहाँ पे माननीय मंत्री आशीष पटेल जी हाई कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और अपने ही सरकार के बने हुए नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उनको उठा करके 5400 से 9000 पे करके और एचओडी हेमंत बना भाई, देते सवाल हैं। ये है कि क्यों उड़ा रहे हैं, इस पे आइए ना। सबसे महत्वपूर्ण ये है, आपने तमाम जी नियम बता जी, दिए, आपने उस पे कोर्ट की रूलिंग हम हमारे सामने रख दी, आपने जो गजट है उसकी बात कर दी। क्यों उड़ा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये? 177 का मैं मामला है, क्यों? उसी पे मैं आ रहा हूं। 5400 मतलब पे ग्रेड का मतलब हो गया कि उसकी तनख्वाह सब मिला जुला के लगभग लगभग 1 लाख रुपए आएगी। हम्म, हम्म, अब इसको उठा के 9000 पे करने का मतलब हो गया सैलरी 2 लाख प्लस हो गई, 2 लाख 2.25 लाख के आसपास हो गई। एक व्यक्ति जिसकी तनख्वाह आज 1 लाख रुपए है, हम्म, और कल उसको अचानक 2.25 लाख रुपए, मतलब 120-30% की वृद्धि हो गई वेतन में, और वो हम्म, सीधे चोटी बन गया। हम्म, तो भैया ऐसे तो मंत्री जी बनाए नहीं होंगे। हम्म, हाँ, कि ऐसे जो शक्ल देख के 177 लोग बहुत अच्छे लग रहे थे उनको हम्म, बना दिए। जाहिर सी बात है इसमें पैसे का बड़ा लेन देन हुआ। और हम्म, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये दोनों लोग पति पत्नी मिल करके पार्टी में भी वही खेल करते हैं, और आज जो विभाग पाए हुए हैं उसमें भी वही खेल कर रहे हैं। और अभिषेक जी, बहुत बड़े मुद्दे की बात यह है कि इसमें कोई भी आरक्षण का पालन नहीं किया गया। हम्म, अगर ये सारी भर्तियां आयोग के माध्यम से हुई होती तो आज सभी लोग, चाहे वो पिछड़ा हो या दलित हो अति दलित हो, उसको आरक्षण का लाभ मिलता। लेकिन आज इस 177 में बता दें कि कितने प्रतिशत आरक्षण लागू किए हैं। ये आरक्षण की बात करते हैं दोनों लोग पति पत्नी मिलकर के कि हम आरक्षण के बड़े नुमाइंदी हैं। हम्म, आप आरक्षण कहां लागू किए हो? इसके मतलब आप आरक्षण के खिलाफ हो। हम्म। अगर खिलाफ ना होते तो आयोग के माध्यम से भर्तियां करते जो है। ये आप जो बता रहे हैं, आज ये बड़ी बात है, आप जो कह रहे हैं। इसके बाद मैं इस पे आगे बात करूंगा। हमारे साथ में गजेंद्र सिंह लोधी और राज बहादुर सिंह भी जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले इसे क्लियर कीजिए। आपने बड़ा मुद्दा उठा दिया, आपने कहा कि डायरेक्ट भर्ती ना करने का सीधा सा फर्क गया है रिजर्वेशन पर, आरक्षण को चोट बिल्कुल, पहुंची। जरा इसे समझाइएगा कैसे। अगर यही भर्तियां जो नियमावली कहती है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सरकार ने नियम बनाए हुए हैं कि एचओडी किसी भी विभागाध्यक्ष को, आप सरकार जो है उस पे किसी भी व्यक्ति को ला करके नहीं बैठा सकती। हम्म, इसकी परीक्षा होती है, और परीक्षा में पूरे देश के लोग स्वतंत्र हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि खाली पॉलिटेक्निक जो इनके अधीन आते हैं वही लोग, प्राइवेट वाले भी वहां पे कर सकते हैं। और अर्हता क्या होती है, मुद्दे की बात यह है, जो आज की डेट में अगर हम एचओडी बनाते हैं किसी को, तो एमटेक प्लस 15 साल का अनुभव उसके पास होना चाहिए। हम्म, दूसरा, पीएचडी या 12, मतलब पीएचडी प्लस 12 साल का अनुभव होना चाहिए। हम्म, जितने 177 लोगों का इन्होंने भर्ती किया है, प्रमोशन देकर के एचओडी बनाया हुआ है, उसमें से अधिकतर लोग बीटेक होल्डर हैं। तो एक बीटेक होल्डर को आप एक तो वहां पे बना दिए, और जो पीएचडी और एमटेक करके बैठे हुए हैं लोग, वो बेचारे घर बैठे जो है तमाशा देख रहे हैं। हम्म, आरक्षण अगर यही सारी चीजें परीक्षा के माध्यम से होती तो सरकार हर परीक्षाओं में आरक्षण लागू कर रही है, हम्म, जाहिर सी बात है इसमें भी करती। तो एक तो आप आरक्षण के साथ खिलवाड़ किए, आप हम्म, आरक्षण के नुमाइंदगी करते हैं, हम्म, और दोनों पति पत्नी मिल करके जो है घर बैठ करके ये सूची बना करके, और करोड़ों का हेरा फेरी है अभिषेक जी। ये बात लाख का नहीं है, ये करोड़ों का है। नहीं तो 177 लोगों का चेहरा देख करके इन्होंने नहीं बनाया। और हम्म, आपको मजे की बात बताता हूं, इनके आशीष पटेल जी के स्टाफ में हम्म, 2 लेक्चरर हैं। मैं उनका नाम बताना चाहूंगा। एक है अवधेश, एक है कमल। हम्म, अवधेश कौन है? माननीय मंत्री जी के बैचमेट। हम्म, तो वो भी आज एक कॉलेज के एचओडी बन के बैठ गए हैं, इसलिए। कमल कौन है? इनके स्टाफ मेंबर हैं। ये भी आज एक विभाग के एचओडी बन गए हैं, और दोनों बीटेक किए हुए हैं। अब आप सोच लीजिए कि धांधली किस लेवल तक इस लिफ्ट में हुई है। इसी पर हम करोड़ों बात रुपए करते हैं वसूले गए हेमंत थे। भाई, इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ में चूंकि
राज बहादुर सिंह जुड़े हुए हैं, और राज बहादुर सिंह ओएसडी रहे हैं। राज बहादुर जी, आप तो ओएसडी रहे हैं, आपने क्या आगाह किया था ओएसडी रहते हुए इस बारे में? आपकी कब मंत्री से कोई बात हुई थी? हाँ सर, मैं जब मान ये प्रक्रिया शुरू हुई थी तो मैंने माननीय मंत्री जी को समझाया था हम्म। कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हम्म। माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के पश्चात नई सेवानियमावली 2021 बनी हुई है, जिसमें एचओडी का जो पद है वो लोक सेवाओं से सीधी भर्ती का है। हम्म। अतः इस तरह का कोई कार्य न करिए जिससे जो है कि वो वित्तीय अनियमितता हो, और जो है कि जो हमारे क्वालिफाइड बच्चे हैं, टीचर्स हैं, हम्म। उनके हितों पर पूरा कुटारा घात हो। हम्म। मंत्री जी नहीं माने, मैंने मंत्री जी को लिखा और मैंने उसकी कॉपी प्रमुख सचिव राज्यपाल, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव प्रावधिक शिक्षा, प्रमुख सचिव कार्मिक, प्रमुख सचिव वित्त और प्रमुख सचिव अरे एआईएसटी के चेयरमैन को लिखा। और हमने कहा कि ये नियम विरुद्ध है, इसको आप न करिए। अगर आप करते हैं तो आप मुझको हमारे अपने पद से हटा दीजिए। मैं इस वित्तीय अनियमितता और इस गलत कार्य में जो है कि आपका सहयोग नहीं कर सकता। आपने ये तक कह दिया कि मैं सहयोग नहीं करूंगा, मुझे हटा दीजिए, यानी कि ओएसडी का पद छोड़ने को आप हाँ, तैयार? मैंने लिख कर दिया, मेरा वर्जन लिखित में है। हम्म। हम्म। मैंने लिख कर दिया, फिर मैंने 15 चिट्ठियां लिखी हैं। हम्म। हम्म। 5 चिट्ठियां मैंने भारत सरकार को लिखा है, 5 चिट्ठियां मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, पांच पांच लोगों को मैंने जो है कि वो दिया है, नोटिस दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में 2 बार कह के आया कि भी ये बहुत गलत हो रहा है। इससे प्रावधिक शिक्षा का जो क्वालिटी एजुकेशन का सपना था वो भारत सरकार का वो जो है कि वो होगा। लेकिन मंत्री जी नहीं माने। विभाग के जो हम वर्तमान में संगठन है, ये उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा सेवा संघ, वो नीचे के अधिकारी, डायरेक्टरेट के अधिकारी मिलकर हम्म। ये जो खेल किए हैं, इससे प्रावधिक शिक्षा का जो क्वालिटी एजुकेशन है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। ये एक बात और बता और दीजिए, गरीब आप किसान। आप एक बात और बताइए मुझे राज बहादुर जी, कि आप कब से कब तक, आप साथ में मंत्री जी के आशीष पटेल के ओएसडी कब से कब तक थे, और इस्तीफा कब दिया, क्यों दिया? मैं सर जो है कि 20 दिसंबर 2022 को हम्म। माननीय मंत्री जी का ओएसडी था। हम्म। और मैंने जब ये 14 मई को हमें संज्ञान में आया कि इस तरह कार्रवाई चल रही है, तो मैंने 22 मई को हम्म। एक पत्र लिखा मंत्री जी को कि आप चुनाव में व्यस्त हैं, हम्म। चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, और इस समय ये लोग जो है कि गलत तरीके से आपके अधिकारी लोग जो है कि ये कर रहे हैं। आप इसको तत्काल रोकिए। कम से कम चुनाव आचार संहिता के बाद अगर आप नहीं 22 रोकते मई हैं तो उसको तत्काल जो 2024 है को, चुनाव के बाद। 22 मई 2024 को लिखा आपने? हमने ये लिखा, आगाह किया, और मैंने उसी समय कह दिया था 14 मई को कि हम्म। उसके बाद मैंने कह दिया आप मुझको हटा दीजिए। ये इसी साल की बात कर और रहे मैं हैं, 2024 की बात कर रहे हैं ना? इसी साल की बात कर रहा हूँ। जी। हाँ, जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, हम्म। 24 मई को डीपीसी की डेट थी, हाँ। और 30 मई को इन्होंने डीपीसी कर दिया। हाँ। तब मैं मजबूर होकर वहां से चला आया, और हाँ। इसके बाद मैं अपने विभाग में जो है कि वापस आ गया। अभी कहाँ पोस्टेड हैं आप? अभी मैं प्रावधिक शिक्षा निदेशालय कानपुर में डायरेक्टरेट में पोस्टेड हूँ। हम्म। मुझे एक बात और, मैं और मैं एक चीज और बता दूं मैं, हाँ। चूंकि हाँ। एआईएसटी की लड़ाई हाँ। 1900 एआईएसटी एक्ट 1987 में बना था, हाँ। उत्तर प्रदेश में यह लागू नहीं हुआ था। तो हम्म। ओडी सिंह साहब जो है कि फेडरेशन के सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने 1991 में मुकदमा किया। हम्म। 2001 में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला आया कि जो उत्तर प्रदेश की जो प्रावधिक शिक्षा नियमावली है हम्म। वो अकॉर्डिंग टू आईएसटी नॉर्म नहीं है, इसलिए इसको नल एंड वाइड घोषित किया जाता है। हम्म। सरकार अपील में डबल बेंच में गई, हम्म। वहां भी 2011 में हार गई। हम्म। फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, वहां भी हार गई। हम्म। इसके बाद 3 मई 2018 को माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के पश्चात हम्म। माननीय योगी जी के कुशल नेतृत्व में जो है कि ये लागू हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम्म। एडेड पॉलिटेक्निकों में हम्म। एआई भर्तियां जो हो रही हैं एआईएसटी रूल से हो रही हैं, और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में जो भर्तियां हो रही है वो जो है कि इस तरह से हो रही हैं, ये एक बात और, जिससे मैं विभाग का। सुनिए, गजेंद्र सिंह लोधी से मैं बात करूंगा, बस एक बात मुझे और समझा दिए, आप तो ओएसडी रहे हैं। अभी जो बात सामने आई है, और ये बात जो कही जा रही है, अभी हमने हेमंत से भी बात की, वो ये कह रहे थे कि इस सबके पीछे ये ऐसे नहीं हो रहा है, इस सबके पीछे बाकायदा
घपले घोटाले और पैसों का खेल भी। आप तो ओएसडी रहे हैं, क्या लगता है आपको क्यों हो रहा है ये सब? नहीं सर, इसमें मुझे जो जानकारी है, वर्तमान वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा सेवा संघ का जो हमारा संगठन है, वो हम्म। इनके कुछ लोग निदेशालय के अधिकारी, विभाग के माननीय मंत्री जी के सह पर रिश्ता कर रहे थे। हम्म। और मतलब ये मैं बार बार लिख कर आगाह कर रहा था कि ऐसा न करिए, इससे विभाग का पूरा स्ट्रक्चर टूट जाएगा। 20-20 साल के जो है कि जो लेक्चरर्स हैं, उनको जो है ऐसा कि क्यों एसटी किया नॉर्म के राज अनुसार। बहादुर जी? वजह क्या लगती है आपको? क्यों किया ये अब हुआ? मैं इसके बारे में मैं क्या बताऊं। वजह साफ साफ लगती है कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाना है। हम्म। ठीक है, ठीक है। गजेंद्र सिंह लोधी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्राविधिक शिक्षा अप्लाइड साइंस एवं ह्यूमैनिटीज सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। गजेंद्र जी, आपकी चिट्ठी मैं देख रहा हूँ, ये चिट्ठी जो है हमारे पास है, भोलेनाथ प्रसाद जो आपके महामंत्री हैं उनकी लिखी हुई चिट्ठी है, आपके संगठन से, आपके संगठन की। इस चिट्ठी में आप बाकायदा प्रमुख सचिव वित्त विभाग को लिख रहे हैं, तमाम और चिट्ठियां लिख रहे हैं। आप लोग लगातार चिट्ठियां लिख लिख करके आगाह करते रहे कि ये ना किया जाए, फिर भी ये हो गया। क्या रिस्पांस मिला जब आप लोगों ने ये चिट्ठियां लिखी, मंत्री को लिखी, सर यूपी शासन में लिखी, आपने केंद्र तक चिट्ठियां लिखी, क्या रिस्पांस मिला आपको? देखिए सर, विभाग में 3 मई 2018 से एआईसीटी की सेवा शर्तें लागू की गई। हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए विभाग में एआईसीटी की सेवा शर्तें लागू की गई हम्म। ताकि जो 4 लाख विभाग के छात्र छात्राएं, उनको गुणवत्तापरक शिक्षा मिल सके, हम्म। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक विभाग में आ सकें। हम्म। लेकिन इस एआईसीटी को शिक्षा से न जोड़ के एक सैलरी का एंगल दे दिया हम्म। ताकि उनके स्किलों का तो फायदा उठाया जाए, लेकिन हम्म। उसकी जो शिक्षक है, उनकी योग्यता है, उसका मानदंड ना देखा जाए। इस एंगल को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया विभाग के लोगों ने। हम्म। अब इसके दो पहलू हैं सर। हम्म। एक तो पहलू है कि विभाग में जो हमारे सारे प्रवक्ता हैं, उनके अभी जो सही वेतनमान है एआईसीटी के अनुसार, हम्म। 15-20 वर्षों के जो प्रवक्ता हैं, वो हम्म। लगातार अपने 5400 के स्केल पर नौकरी कर रहे हैं। हम्म। लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों, बस कुछ प्रवक्ताओं को निकाल के इनका सीधे एचओडी बना देना, हम्म। नियमों का अतिक्रमण करके, हम्म। ये इस विभाग में पूरी तरह से गलत हुआ है। इसके पीछे क्या क्या हो सकता है, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। निश्चित तौर पर जब इतना बड़ा वायोलेशन हुआ है नियमों का, तो कोई ना कोई गलत परिस्थितियां ही रही होंगी। हम्म। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि वर्तमान नियमावली के अनुसार जो पद विभागाध्यक्ष के गरीब किसान मजदूर के योग्य बच्चों के लिए हैं, वो एक विशिष्ट योग्यता के साथ, विशिष्ट अनुभव के साथ भरे जाने चाहिए लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से। उन पदों पर, और क्लास 1 के, सुपर क्लास 1 के पद हैं 9000 एजीपी के, उन पर सीधे विभाग के जो अयोग्य प्रवक्ताओं को प्रोन्नत कर देना, ये बहुत बड़ा विषय है। तो ये और बताइए इसमें कि इन्होंने इसमें एनक्रोचमेंट क्या क्या किया है, आरक्षण, एक नियमों का बार वायोलेशन किस तरह। बस मुझे ये बात समझा दीजिए। जो अभी हेमंत से हमारी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि आरक्षण का भी इसमें घपला है। वो ये कह रहे थे कि अगर अगर ये सीधी भर्ती होती तो आरक्षण का लाभ मिलता, यहां तो आरक्षण का भी वायलेशन हो गया है। गजेंद्र जी। निश्चित निश्चित रूप से सर, वर्तमान सेवा जो नियमावली है एआईसीटी की नियमावली, उसमें ये 100%, 100% लिखा हुआ है पेज नंबर 3 पे कि 100% सीधी भर्ती का पद है। और निश्चित रूप से जब लोक सेवा आयोग से एडवर्टाइजमेंट निकलता, तो आरक्षण वाइज पद निकलते कि इस कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के इतने हैं, ओबीसी के इतने हैं, एससी के इतने हैं। लेकिन अब फिलहाल जब हमारे अयोग्य प्रवक्ताओं को, इंटरनल प्रवक्ताओं को भी प्रोन्नत कर दिया गया, तो उसमें तो आरक्षण की कोई व्यवस्था है नहीं। उसमें तो क्या परिस्थितियां देखी गई हैं, उसमें जो सुनने में आया है, पुरानी नियमावली इसमें अडॉप्ट की गई है और हम्म। स्केल नई नियमावली के अडॉप्ट किए गए हैं, जो कि पूरी हम्म। तरह से विसंगत है। मतलब आरक्षण का 5400 इसमें स्केल आरक्षण का पुरानी इस नियमावली में प्रमोशन में आरक्षण का कहीं कोई ध्यान नहीं रखा गया है, कहीं कोई क्राइटेरिया आरक्षण का नहीं रहा है। ये जो प्रमोशन हुआ है 177 का, ये जो चिट्ठी हमारे सामने है। निश्चित रूप से इंटरनल प्रोन्नत प्रक्रिया में आरक्षण का ध्यान कैसे रखा जा सकता है? वो तो जो भी प्रवक्ताओं की जो लिस्ट बना दी उन्होंने, अपने विभाग के सीनियरिटी के अनुसार उनको प्रोन्नत कर दिया, चाहे वो योग्यता रखते हैं अथवा नहीं रखते, या अनुभव रखते हैं अथवा नहीं रखते।
उन्होंने सीधी सीधी लिस्ट बना दी अच्छा, उनकी। आप मैं देख रहा हूं कि आप लोग कई नेताओं के पास भी गए। मीनाक्षी सिंह का इसमें चिट्ठी है, इसमें चिट्ठी जो है पलटू राम की है, बलरामपुर के विधायक हैं। देवेंद्र सिंह लोधी हैं, बुलंदशहर से बीजेपी के विधायक। मीनाक्षी सिंह तो खुर्जा से ही हैं, बुलंदशहर से ही हैं। ये जो तमाम हम जो देख रहे हैं, जो चिट्ठियां देख रहे हैं, ये साथ में एक और भी है। ये कौशल किशोर की भी चिट्ठी है। मलिहाबाद से जो हैं जय जय देवी, उनकी भी चिट्ठी है। इन विधायकों के पास आप लोग गए, उनसे चिट्ठियां लिखवाई आप लोगों ने? जी कुछ बहुत सारे जो हमारे प्रवक्ता हैं पूरे प्रदेश भर में, हम्म। वो अपने जो वेतनमान निर्धारण है उससे जूझ रहे हैं। हम्म। वेतनमान जो जायज निर्धारण उनका होना चाहिए वो वास्तव में अभी तक नहीं हुआ है। 15-20 वर्षों के जो अनुभव वाले प्रवक्ता हैं वो अभी वेतन निर्धारण से जूझ रहे हैं। लेकिन उनसे जूनियर 5 या 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष वालों को विभागाध्यक्ष के पदों पर प्रोन्नत मैं किया जा समझ रहा है, गया, तो मैं पूछ निश्चित रहा हूँ रूप कि से वो इन विधायकों के पास भी आप लोग गए मानसिक थे रूप ना, से इनकी जो परेशान है। इनकी तो जो ऐसी चिट्ठियां स्थिति में हैं। वो जनप्रतिनिधियों के पास जाना स्वाभाविक है। हाँ। जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। और हम्म। हमारे संघ ने भी निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों के समक्ष बात रखी है। और ठीक है। पूरे प्रदेश से अलग अलग क्षेत्रों से पत्र जनप्रतिनिधियों से लिखवाए गए हैं। ठीक है। हेमंत चौधरी हमारे साथ, फिर चलते हैं हेमंत चौधरी के पास। एक महत्वपूर्ण विषय ये है जो आपने उठाया था हेमंत, और अभी इस पे राज बहादुर सिंह से भी मैं राय लेकर के इस बातचीत को खत्म करूंगा। ये आप जो बात कह रहे हैं हेमंत, कि ये जो आरक्षण वाला इशू है, ये तो बड़ा इशू है। ये तो अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, ये लोग खुद ही ये मुद्दा उठाते हैं कि इस सरकार में, योगी सरकार में सीधी ये आरक्षण के नियमों को नॉट फाउंड सुटेबल लिख देते हैं, आरक्षण के नियमों का पालन नहीं करते। यहाँ तो यहाँ खुद ही ये सीधी भर्ती ना करके प्रोन्नत कर रहे हैं। ये क्या मामला दिख रहा है हेमंत आपको? अभिषेक जी, अब ये तो पिछड़े और दलितों को देखना चाहिए, जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उनको देखना चाहिए कि हम्म। ये लोग सिर्फ ढकोसला करते हैं हम्म। आरक्षण की लड़ाई के लिए, कि हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम्म। हकीकत क्या है आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और ऐसा नहीं कोई मुंहजुबानी कह रहा है, सब के सब पूरे डॉक्यूमेंट हैं, सारी ये लिस्ट है इसमें जो है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं इसमें जो है, कि जिसको जहां पे भी देखना हो, जहां जिस फोरम पे गए, मैं लेकर प्रस्तुत होऊंगा। आरक्षण की पूरी धज्जियां उड़ाई गई। और कहीं ना कहीं दोषी सिर्फ आशीष पटेल जी ही नहीं है, इसमें दोषी अनुप्रिया पटेल जी भी हैं। पति हम्म। पत्नी है दोनों, इस यहाँ पर पे आगे, मंत्री वो हैं, केंद्र में इस पर मंत्री वो एक, हैं। बिल्कुल एक जरा एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं हम इस पर। जो हमारे साथ में राज बहादुर जुड़े हुए हैं, जो ओएसडी रह चुके हैं और ये एपीएस रह चुके हैं। राज बहादुर जी, आप तो अनुप्रिया जी के भी एपीएस रहे हैं ना? जी। कब से कब उनके मैं एपीएस? 2017 से मैं 2017 से 2019 तक माननीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी के एपीएस रहे हैं। हम्म। तो मुझे और ये फिर बताइए, मुझे अ, ये बताइए कि आप बाद में ओएसडी बने आशीष पटेल जी के। ये आरक्षण के नियमों की धज्जियां भी उड़ गई इसमें तो, जिस तरह से डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट भर्ती की जगह प्रमोशन दे दिया गया है। राज बहादुर जी। सर प्रमो सर प्रमोशन की जो प्रक्रिया है, उसमें जो भी सीनियरिटी में होगा उसके आधार पर कर दिया जाता है। हम्म। जब ओपन सिलेक्शन लोकसभा होगा तो जो आरक्षण की प्रक्रिया होगी उसका पालन किया जाता है। चूंकि इसमें ओपन सिलेक्शन होना होना हुआ किया गया होता तो हम्म। आरक्षण का निश्चित रूप से जो है कि पालन किया जाता। तो आपकी इससे जब बात आरक्षण हुई पर थी, भी एक बहुत आपकी बड़ा जब सवाल। आशीष पटेल से बात हुई थी, तो आपने ये बात उनके सामने रखी थी कि मंत्री जी आप जो कर रहे हैं इससे आरक्षण पर भी चोट लग जाएगी? ये बात आपने रखी थी उनके सामने? नहीं, इस मैटर पर मेरी उनसे बात नहीं हुई थी। मैं तो ये सोचता भी नहीं था कि मंत्री जी ऐसा काम करेंगे, हम्म। क्योंकि मैं पूरा विश्वास था। मैंने उसमें जब 22 मई को जो चिट्ठी लिखी थी उससे, और हमारी डीपीसी हुई 30 मई 2024 को। हम्म। इन्हीं सब कारणों से डीपीसी जो है कि टलती रही, विचार होता रहा कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो हम्म। हम तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि ये डीपीसी होगी, क्योंकि ठीक ये कह रहे हैं, ठीक कह डीपीसी रहे हैं। एक एक हंड्रेड अंतिम सवाल ले परसेंट लेते इनकी हैं गलती क्योंकि थी। वक्त वक्त पूरा हो रहा है। गजेंद्र जी, ये बताइए कि आगे क्या करेंगे? प्राविधिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष हैं आप अभी। गजेंद्र जी कहाँ पोस्टेड हैं आप, गजेंद्र जी? मेरी सर राजकीय पॉलिटेक्निक खुर्जा में मेरी पोस्टिंग है इस समय एज ए लेक्चरर। एज ए लेक्चर। और हमने आगे जब का क्या रहेगा इसमें, आगे क्या करेंगे अब आप, ये जो हो गया है? वास्तव में बात यह है कि सर ये डीपीसी की प्रक्रिया 30 मई 2024 को पूर्ण कर दी गई थी, लेकिन बहुत सारी शिकवा शिकायतें हुई।
ऊपर से मुख्यमंत्री कार्यालय से संज्ञान भी लिया गया, तो इसको रोक दिया गया था। लेकिन फिर भी अब आके 9/12/2024 को इस प्रक्रिया को आखिरकार अंजाम दे दिया गया। अब आगे हमने जब लिस्ट जारी हो गई है, बड़ा हमें तो आश्चर्य हुआ बहुत, लेकिन अब हमने वित्त विभाग के प्रमुख सचिव हैं उनको पत्र लिखा है कि इस प्रकरण में पुरानी नियमावली से आप डीपीसी करके अयोग्य लोगों को और उनको सीधे 9,000 एजीपी दे देना, बीच के सारे स्केल को स्किप करते हुए 6,000, 6600, 7,000, 7,600, 8,000, 8,700, इन सारे स्केल को स्किप करते हुए आप सीधे 9,000 स्केल दे देना, पुरानी नियमावली से डीपीसी और नई नियमावली के स्केल। इसकी हम जो है गहन स्तर की जांच कराने के लिए पत्र लिखा है, माननीय वित्त मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी। तो हमारा बस यही है कि सर इसमें गहन जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बहुत और जो शुक्रिया। हमारे जी विभाग के इस समय विभाग के हमारे 3,000 प्रवक्ता हैं, जो अपने आप को इस समय बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो जायज चीजें हैं वो नहीं हो पा रही, लेकिन बीच में से निकाल के अलग मुद्दों को लाके अलग कार्य किए जा रहे हैं, तथा कथित परिस्थितियों में ये पूर्णतः गलत है। और बहुत बहुत हमारे शुक्रिया विभाग के हमसे जो बात करने 2500 के लिए। प्रवक्ता हैं, इतनी गजेंद्र जी, उनके आपने अंदर सारी बात उनके सामने उनके रखी। अंदर बिल्कुल। और हेमंत चौधरी, आपका भी बहुत धन्यवाद। इस मुद्दे को आप सामने एक एक रखा है, अपने आप में एक बातें कही। महत्वपूर्ण चीज सर जी ये है, बताइए इस बताइए। इसके माध्यम से सर विभाग के सभी शिक्षकों के बीच वरिष्ठता और कनिष्ठता की एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गई है, कि बिल्कुल। जो 9 वर्ष में एचओडी बन गया वो हाँ, सीनियर हो गया, और जो 20 वर्ष से अभी उसका फिक्सेशन तक नहीं हुआ है वो जूनियर हो गया। बड़ा मुद्दा, ये अपने आप बड़ा मुद्दा है। बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी आपका, सर हेमंत मेरा चौधरी जी एक आपका धन्यवाद। मेरा हाँ एक हाँ रिक्वेस्ट है बताइए सर। बताइए बताइए। मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, प्रावधिक शिक्षा को मैं एक शिक्षा विभाग नहीं मानता। हाँ। प्रावधिक शिक्षा को मैं एक माँ सरस्वती का एक पावन मंदिर मानता हूँ। हम्म उसी भावना से मैं इस विभाग में काम किया। हम्म 2017 से लेकर 2021 तक मैं इस विभाग में जनरल सेक्रेटरी था। हम्म मेरे और संघ के अथक प्रयासों से ये एआईएसटी गरीब किसान मजदूर और कमेरा के बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ये कार्य हुआ था। हम्म इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत योगदान था। हम्म चूंकि टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर जो है कि श्री आशीष पटेल जी टेक्निकल आदमी, बहुत उम्मीद थी कि हम्म। ये एआईएसटी को सही तरीके से आप लगाएंगे। भी मांग करते लेकिन हैं जो कि मुख्यमंत्री इसमें जांच का आदेश दें, या आप मांग करते हैं क्या राज बहादुर जी? आप ये मैं चूंकि मेरे ये भावनात्मक मुद्दा है, मैंने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैंने लड़ाई लड़ी है। कई मंत्रियों से मेरी इस मुद्दे को लेकर बहुत वो हुआ है। पुराने मंत्री जो है प्रोफेसर शिवाकांत ओझा से भी मेरा झगड़ा हो गया था इसी मैटर में। तो उसके इसी इसी कारण मेरा जो है कि तो अब ट्रांसफर क्या भी मांग हुआ है था, मैं आपकी? यूनिवर्सिटी में आखिर था। में बताइए ना, आपकी मांग मेरी क्या है मुख्यमंत्री से? मेरी मेरी मांग है कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। हम्म जो भी दोषी हैं, निदेशालय के अधिकारी, हम्म शासन के अधिकारी, हम्म उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो ये डीपीसी की लिस्ट जारी हुई, इसको हम्म। तत्काल प्रभाव से जो है कि निरस्त किया जाए। ठीक है ठीक है, और जो बहुत भी धन्य प्रक्रिया हो वो आईएसटी जी रूल से हो। जी जी, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए राज बहादुर जी। सर आपको विजय भी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेमंत भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मुद्दा हम उठाते थैंक रहेंगे। ये थैंक यू मुद्दा सर, थैंक देखिए, यू इस थैंक मुद्दे में यू। सारे कागज ये सामने हैं, और ये बड़ी संख्या में जो इससे प्रभावित हैं, जो लेक्चरर हैं, ये उनके भविष्य का सवाल है। और साथ में आरक्षण का एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार आप क्या मैसेज दे रहे हैं। जिस आरक्षण के मुद्दे को आप जोर शोर से उठाते हैं, जब आपकी अपनी बारी आती है, आपकी विभाग की बारी आती है, तो वहां पर ये कागज क्या हकीकत बयां कर रहे हैं, इस पर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।